हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सेलों के बारे में, रासायनिक सेलों के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें लिखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जैसे अपने चालक तार के प्रतिरोध होते हैं, इसी प्रकार से सेल का भी खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है, सेल होते क्या हैं और किस प्रकार से ये इनके कार्य प्रणाली होती है। तो देखो, सबसे पहले सेल का हम चित्र अगर बनाएं, तो सेल के अंदर अपने पास होते हैं दो इलेक्ट्रोड। क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे। एक पर धनावेश होगा और एक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश होगा। तो मैं कह देता हूँ, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। तो ये इलेक्ट्रोड, इसका क्या नाम है? इसको मैं कह दूंगा, कौन सा? धनात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? धनात्मक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। इसको धनात्मक कर रहे हैं क्योंकि ये कैसा आवेशित है? धनात्मक, पॉजिटिव आवेश है। और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड जिस भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे रहते हैं, यहाँ पे कोई लिक्विड पदार्थ होगा, तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो इसमें हम इसको ऐसे करके हम इसको बना देते हैं। कोई भी तरल पदार्थ इसमें है, ये सेल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ को रखा गया है, विलयन को रखा गया है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। अब ये जो सेल प्राप्त हुआ है, इससे किसी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित कर लेते हैं। तो ये कोई बाह्य परिपथ है, इसमें परिपथ है तो कोई प्रतिरोध होगा ही। ये आर परिपथ, आर प्रतिरोध है। और धारा कैसे जाएगी? इस प्रकार से। देखो, इसमें धारा का दो तरीके से होती है। जो इसके बाह्य परिपथ है, इसमें तो धारा कैसे जाती है? प्लस से लेके माइनस की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इसके आंतरिक है, जो इसके नीचे ये है, इसके आंतरिक परिपथ में धारा जाती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो इसमें इसकी जो धारा जाएगी वो जाएगी माइनस से प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये सब चीजें हम लिख लेते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं फिर। चित्र बना लिया होगा, तो इसमें लिखें, किसी विद्युतीय सेल में क्या क्या होंगे? धनात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक, एक तो धनात्मक, कॉमा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य। तथा विद्युत अपघट्य मुख्य भाग होते हैं। मुख्य भाग होते हैं। तो अपने पास क्या है? इसमें तीन है। एक तो नंबर वन, धनात्मक इलेक्ट्रोड। दूसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तीसरा विद्युत अपघट्य। और सेल बन के तैयार हो जाएगा। अब ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो ये लाइन लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं, विद्युत सेल द्वारा, विद्युत सेल द्वारा
सेल द्वारा विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। किस किस में करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब सेल का जो बाह्य परिपथ है उसमें धारा कैसे जाएगी? धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक। तो ये लाइन भी लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं सेल से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह है। परिपथ में धारा का प्रवाह धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। जबकि सेल के अंदर अंदर मतलब इसके विद्युत अवगट्य में अंदर धारा का प्रवाह किधर से होगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, धारा का प्रवाह भी देख लिया। तो इसमें धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? बाह्य परिपथ में तो धारा किधर से जा रही है? प्लस से और ऋणात्मक की तरफ। तो ये ऋणात्मक से वापस आ रही है ऐसे करके। और इसके विद्युत अवगट्य में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रही है। तो ये हो गया अपने पास। अब होगा क्या? ये जो धारा होगी इसमें विद्युत अपघट्य के जो आयन है, ये जो आयन है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे? इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को क्या कहेंगे? उसका आंतरिक प्रतिरोध कह देंगे। तो इसको लिख लेते हैं। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सेल के अंदर होने वाले होने वाले अंदर होने वाले धारा के प्रवाह में धारा के प्रवाह में विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा प्रवाह में विद्युत अपघट्यों के आयनों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है। आयनों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तथा धारा में होने वाली धारा प्रवाह में तथा प्रवाह में धारा प्रवाह में होने वाली इस बाधा को इस बाधा को सेल का
आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध, जो कि विद्युत अपघट्य के जो आयन है वो इस विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये जो बाधा के कारण जो जो बाधा उत्पन्न होगी, इसी का नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे तार के आवेश प्रवाह में रुकावट आते हैं तो उसको तार का प्रतिरोध। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी सेल के प्रवाह को नहीं होने दें तो वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब अब यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया। आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ श्रेणी क्रम में व्यक्त किया जाता है। ऐसे भी लिख लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ श्रेणी क्रम में प्रतीक रूप से व्यक्त किया जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतीक रूप से व्यक्त किया जाता है। मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये अपने पास क्या है, वो तो विद्युत अपघट्य के तरीके से सेल हो गया इलेक्ट्रोड वगैरह, पर हम ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, ये अपना सेल हो गया। अब इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल हो गया, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का संकेत हो गया। इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, ये सेल बनाएंगे और इस सेल के साथ में क्या लगा देंगे, सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध आर लगा देंगे। और प्रतिरोध ये कैसे है, ऐसे ऐसे मत बना देना, ये प्रेरकत्व होता है, वो अलग काम आता है। पहले इसका अलग से एक चैप्टर है, प्रेरण प्रभाव में, उसमें दोनों पढ़ेंगे हम, प्रेरकत्व और संधारित्र। अब अपने पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब लिखिए सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे सेल अपने पास विभव मापते हैं, ऐसे सेल का भी विभव मापा जाता है। तो इसमें लिखिए सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास सेल तो बन गया। अब सेल के ऊपर अगर हमने सेल को क्या रखा है, खुला परिपथ रखा है। सेल को क्या कर रखा है, खुला परिपथ, देखो यह है, ये परिपथ क्या है, बंद नहीं है। इस सेल के यहाँ पे कोई कुंजी है, उसको खुला रख दिया है, उसका स्विच ऑफ है। तब अगर हम विद्युत जो भी विभवांतर होगा उसका, वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो एक बार अच्छे से समझ में तब आएगा जब लिख लेंगे। तो इसमें नोट करो, जब कोई विद्युतीय सेल जब कोई विद्युतीय सेल खुले परिपथ में हो, खुले खुले परिपथ का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, उसका क्या हुआ है, उसमें स्विच है वो ऑफ कर रखा है, परिपथ में हो तो उसके सिरों पर नापे गए विभवांतर को विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत
वाहक बल कहते हैं और इसे ऐसे उल्टा ई से बनाते हैं, ऐसे ई से व्यक्त करते हैं। ऐसा तो मत कर देना कि इसको प्रॉपर ऐसे बना दो, ऐसा नहीं है, या तो स्मॉल ई बना देना या फिर इसको ऐसा, ये सही है। इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करना, इस तरीके से बनाना है। अब होगा क्या, जब अपने पास सेल क्या रहेगा, खुला रहेगा, सेल के अंदर कोई भी कनेक्शन चालू नहीं किया है, उसका स्विच ऑफ है, खुला है, मतलब उसकी कुंजी नहीं दबाई है, तब अगर मैं उस सेल के ऊपर विद्युत वाहक विभवांतर मापता हूँ, तो वो विभवांतर क्या आएगा, उसका खुद का ही विद्युत वाहक बल बताएगा। जो उसका विभवांतर होगा उसी को क्या कह देंगे, विद्युत वाहक बल। तो अब इसमें होगा क्या देखो, इसकी एक अथवा करके और लिखना, जो कि अच्छी परिभाषा है एक और विद्युत वाहक बल की। और ये परिभाषा चैप्टर नंबर 2 से मिलती जुलती है, देखना। जब किसी सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तक बिना किसी बाधा के एकांक आवेश को एकांक आवेश को ले जाने में ले जाने में किया गया बाह्य कार्य किया गया बाह्य कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब एकांक आवेश है तो यदि क्यू का मान क्या है, 1 कूलाम, तो ये विद्युत वाहक बल क्या होगा, उस कार्य के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास एक धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बीच में एक आवेश का स्थानांतरण किया जा रहा है, और आवेश का स्थानांतरण करने के लिए क्या हो रहा है, एकांक आवेश को धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ एकांक आवेश को ले जाया जा रहा है, और इसको ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वही क्या होगा, विद्युत वाहक बल। अब ये एकांक वाली है, विभव वाली परिभाषा भी हमने ऐसे ही पढ़ी थी, उसमें भी एकांक आवेश था। तो ये वही है, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन कह रहे हैं यहाँ पे, वही विभव के बराबर ही आता है, इसका मात्रक विमा सब बराबर है। विद्युत वाहक बल क्या है, अपने आप में एक क्या है, विभवांतर की तरह के ही है। सेल के लिए इसको विद्युत वाहक बल पढ़ा जाता है, और जो भी अपन तार वगैरह उसके ऊपर चेक करते हैं वो विभवांतर से देखते हैं। तो अब करना क्या है, अब इसको मापेंगे कैसे, इसके लिए अपने पास क्या होगा देखो, ये सेल है, प्लस माइनस, कुंजी को अब की बार क्या रखना है, खुली रखना है, और कोई किसी न किसी प्रतिरोध पर ये अपना धारा इस पे आ रही है, आर। तो अगर मैं इसके सिरों पर जो भी मापता हूँ विभवांतर बी, ये क्या होगा, ये ही क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा। अब कैसे आया, क्योंकि हमने क्या रखा है, कुंजी को खुली रखा है। खुली रखा है इसका मतलब क्या होगा, ये परिपथ कैसा है, सेल खुले परिपथ में। सेल कैसे है,
खुले परिपथ में है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो भी ये सेल है, खुले परिपथ में अगर हम धारा विभवांतर मापते हैं, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे ये चालू नहीं है। तो इसका मतलब जब इस सेल के ऊपर हम विभव मापेंगे तो ये क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। इसी को क्या नाम दे रहे हैं, विद्युत वाहक बल। और जब अगर इसको हम क्या कर दें, इस कुंजी को लगा दें, चालू कर दें, तब कौन सी, तब तब इसका नाम क्या आएगा, तब इसका नाम आता है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता। तो इसका नाम हम रख देंगे टर्मिनल वोल्टता। तो इसमें अगली हेडिंग डालो, सेल की टर्मिनल वोल्टता। उसमें ऐसा ही करना है बस इसको, सेल की टर्मिनल वोल्टता। इसको हम बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो होगा क्या, सेल कैसा होगा इसमें, बंद परिपथ में, तो उसके सिरों पे मापा गया विभवांतर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। इसमें लिखो, जब कोई सेल किसी बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो तो उसके सिरों पर, हो तो उसके सिरों पर मापे गए, सिरों पर मापे गए विभवांतर, विभवांतर को सेल की टर्मिनल, टर्मिनल कहते हैं सिरे से, सिरे सिरे जो भी हैं उनको कहते हैं टर्मिनल, सिरे, टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है, कहा जाता है। इसे बी द्वारा व्यक्त करते हैं, बी द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका मान क्या होगा, जब प्रवाहित धारा, सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल तो खुले अवस्था में, जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, तो उससे कम आएगा। इसका मान सेल से, इसका मान सेल से धारा प्रवाहित होने पर सदैव, सदैव विद्युत वाहक बल से कम आता है, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन नहीं, ई से कम आता है, कम आता है। इसको ई, ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो, एक अपने पास ये सेल है, और ये कोई प्रतिरोध हम इसमें धारा प्रवाहित करा रहे हैं इससे, कुंजी हमने अब की बार क्या लगा रखी है, चालू कंडीशन में कर रखी है। ये अपने पास कुंजी है, और ये सेल है, तो प्लस माइनस, अब इसके सिरों पे जो मापा गया विभवांतर है V, ये क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी। ये अब क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता V कहेंगे। और यहाँ पे धारा कैसे आ रही है, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो गई प्लस से माइनस, और ये प्रतिरोध R है, और इसमें लिख देते हैं सेल बंद परिपथ में, बंद परिपथ में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तो होता है विद्युत वाहक बल, ई, विद्युत वाहक बल को ई, तो ये तो खुले परिपथ में मापी गई
मापा गया विभवांतर के बराबर आता है। और जब अपने पास कुंजी लगा दी जाती है तो जो विभवांतर आता है उसको बोलते हैं उस सेल का टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल मतलब उसके सिरों पर एक्चुअल क्या रीडिंग है। और इसका मान क्या होता है, सदैव ई से कम रहता है। अब सेल की दोनों तरीके की प्रवृत्ति होती है। एक तो सेल की प्रवृत्ति कैसे होती है, ये चार्ज हो सकता है और ये डिस्चार्ज हो सकता है कि सेल से खुद से हम करंट ले सकते हैं, और एक तो इसको आवेश दे के इसको खुद को चार्ज किया जा सकता है। तो सेल की कंडीशन कैसे होती है, दो तरीके से कार्य करता है। इसका परिपथ, इसका विभवांतर का लूप सदिश कैसे जाएगा, धारा चिन्ह, दो तरीके से। एक तो चार्जिंग के अलग होता है और डिस्चार्जिंग के लिए अलग होता है। तो इसमें लिखते हैं अपन सेल के टर्मिनल वोल्टता और इसमें क्या संबंध आता है, तो उसकी हेडिंग डाल लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल वोल्टता बी तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब इसके संबंध देखेंगे कि भाई जब चार्जिंग होगा तो क्या क्या संबंध आते हैं। तो इसमें देखने लायक बात यह है, मैं सबसे पहले क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट केस सेल का निरावेशन। सेल का निरावेशन, निरावेशन मतलब क्या हो रहा है, निर मतलब नहीं, मतलब विपरीत अर्थ दे रहा है। तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग। सेल का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। सेल का चार्ज कम हो रहा है, तो क्या होगा, सेल कैसे हो रहा है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में। तो ये लो, ये अपने पास एक सेल था और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेल के साथ क्या क्या दिखाना होता है, आंतरिक प्रतिरोध को दिखाना भी होता है। तो ये सेल है, इस सिरे को मैं ए कह देता हूँ, इसके बीच वाले सिरे को बी, इसके सिरे को सी। सेल से क्या हो रही है, धारा ली जा रही है। तो ये तो सेल है, इससे धारा ली जा रही है तो ऐसे निकलेगा प्लस से। तो ये प्लस और ये माइनस, तो धारा ऐसे निकलेगी और इधर इस तरीके से होगी। तो सबसे ज्यादा विभव का मान कहाँ पे ज्यादा होगा, देखो सबसे ज्यादा विभव का मान आएगा, यहाँ से धारा निकली है तो सबसे पहले तो ए मिला हमें, तो बी ए पर सबसे ज्यादा विभव होगा। इसके बाद सी पर, और अंत में सबसे ज्यादा ऋणात्मक मान, विभव का मान कहाँ पे होगा, बी पर। सबसे कम बी पर, सबसे ज्यादा ए पर। तो इसका मतलब बी ए पर विभव ज्यादा होगा, इसके बाद बी सी पर, और सबसे कम बी बी पर। सबसे कम बी बी पर क्यों होगा, क्योंकि सेल का ये अंतिम छोर है, ऋणात्मक वोल्टेज वाला। इससे पहले सी पर भी विभव बी की तरफ जा रहा है, धारा कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ। तो सबसे ज्यादा धारा कहाँ पे, यहाँ पे विभव ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, यहाँ। अगर धारा ऐसे जाती है तो यहाँ पे ज्यादा होगा इसकी तुलना में, यानी कि एक पर ज्यादा मान होगा, तभी तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा इस पे, फिर सी की तरफ आई इस पे, फिर डी पे। अब देखो, यहां से अगर मैं बी ए माइनस बी बी देखता हूं तो ये क्या मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के सिरों पर विभवांतर देखा है, विभव का अंतर देखा है। तो ये क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टता है, नहीं सॉरी, सेल का विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध वाला तो आया ही नहीं है, ये आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है। तो इसमें केवल क्या आया है, ए और बी के बीच में तो केवल सेल का विद्युत वाहक बल आया है। तो ये समीकरण नंबर एक मिल गया। और दूसरा, अगर मैं करता हूं वी सी माइनस वी वी, देखो सी पर वोल्टेज ज्यादा है और ये यहाँ पे है, तो इन दोनों के विभव के अंतर
अंतर जो किया है ये किसके बराबर होगा? इस सेल में जितना भी विभव उत्पन्न होगा उसके बराबर होगा। तो बी बराबर क्या आता है? आई आर। तो आई आर रख देंगे, बी का विभव आई आर रख देंगे, तो ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें लास्ट में क्या निकाल के लाना है? हमें निकालना है शिखर मान, और शिखर नहीं, टर्मिनल वोल्टा। तो ए और सी के बीच की निकालनी है। ए और सी के बीच की मतलब बी ए माइनस बी सी निकालनी है। बी ए माइनस बी सी। अब वो कैसे निकलेगी? समीकरण एक में से समीकरण दो घटा देते हैं, एक माइनस समीकरण दो से। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा वी ए माइनस बी सी एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब देखो, बी ए माइनस बी सी, ए और सी के बीच में ये क्या होगी? भाई सेल और खुद का उसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टता। तो इसको हम कैपिटल बी लिख देंगे। कैपिटल बी बराबर एप्सिलॉन आई वो ई माइनस आई आर। तो जब सेल डिस्चार्ज होगा तो इसका विद्युत वाहकबल कितना आ जाएगा? टर्मिनल वोल्टता पहले जितना विद्युत वाहकबल था माइनस आई आर। आई धारा है और आर इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसलिए तो ये हुआ था कि बी का मान किससे कम आ रहा है? एप्सिलॉन से। और ये कंडीशन क्या है? डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या है? बी का मान इससे कम आया है। ठीक है। अब इसका एक दूसरा है, सेकंड। और सेकंड में हम इसको सेक्शन बना देते हैं यहीं पे। ये वाला चार्जिंग हो गया और डिस्चार्जिंग इधर करेंगे हम। सेल का इसको क्या नाम दे देंगे? इसको सेल का आवेशन। सेल के आवेशन, गलत लिख दिया। आवेशन, आवेशन मतलब चार्जिंग। अगर सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा? देखो, चित्र बनाओ पहले। ये अपने पास सेल होगा, इसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध आर हो जाएगा। अब होगा क्या? ये प्लस था, माइनस। जब चार्ज होता है ना सेल, तो उसको करंट आवेश धारा दी जाती है, ली नहीं जाती उससे। सेल से धारा क्या होती है? दी जाती है। उसको सेल को खुद को करंट दिया जाता है। क्यों? चार्जिंग है। और अब निरावेशन डिस्चार्ज होता है तो वो उसके द्वारा काम करवाया जाता है बैटरी से। तो इसमें क्या होगा? इसमें अपने पास तीन बिंदु वही मानेंगे, ए बी सी। तो इसको धारा दी जाएगी। तो अब की बार इसका धारा की दिशा का चिन्ह इस तरीके से बनेगा। इसको धारा बैटरी को सेल को दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा विभव किसका होगा? देखो, ए से आ रहा है विभव, तो ए पर ज्यादा होगा। फिर इसके बाद इस क्रम में जा रहा है, तो बी से सी की तरफ जा रहा है, तो इसके बाद बी पर ज्यादा होगा। फिर लास्ट में सी होगा। तो यहाँ पे आएगा वी ए का मान ज्यादा होगा, फिर बी बी, और फिर लास्ट में बी सी। क्यों? अंतिम पॉइंट क्या है इसका? सी है, तो सी पर सबसे कम हो गया। अब देखो, यहां से मैं निकालता हूं बी ए माइनस बी बी। तो ये क्या है? बी ए माइनस बी बी। बी ए में से बी बी घट जाएगा, क्यों? बी ए का मान ज्यादा है। तो ये किसको व्यक्त करेगा? ये भाई इस सेल के विद्युत भागफल को। तो ये एप्सिलॉन ई आ गया, समीकरण एक। अब दूसरा मैं देखता हूं ये वाला, बी और सी के बीच में ज्यादा किसका है? बी का। तो अब की बार क्या आएगा? बी बी माइनस बी सी। और ये किसके बराबर आ जाएगा? आई आर। क्योंकि प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहां से अब समीकरण मुझे क्या चाहिए? बी ए माइनस बी सी चाहिए। तो समीकरण
1+2 करेंगे अब की बार, जोड़ेंगे। तो क्या होगा, जब इन दोनों को समीकरण को जोड़ा जाएगा तो बी ए से बीबी, बीबी से बीबी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बी ए माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी। यहाँ से क्या बचेगा, बी ए माइनस बी सी बचेगा। और इधर एप्सिलॉन प्लस आई आर, सॉरी ई प्लस आई आर, इसको ई बोलते हैं, बार बार अगर मिस्टेक हो रही है। तो ये क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, ई प्लस आई आर। तो जब चार्ज होगा तो इसका विद्युत वाहक बल बी का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो जाएगा। इसका जो शिखर मान है टर्मिनल वोल्ट का है, शिखर नहीं, टर्मिनल वोल्ट का है, वो क्या हो जाएगी, सेल की ज्यादा आएगी विद्युत वाहक बल से। और कंडीशन क्या है, चार्जिंग की कंडीशन में। तो ये इस प्रकार से अपने पास ये आता है, जब सेल चार्जिंग होता है तो उसके लिए टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक के साथ जुड़ के आती है आई आर के साथ, और इसमें आई आर से घटता है। ये हम कह सकते हैं विभव का पतन हो रहा है इसमें, इसमें डिस्चार्जिंग हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, माइनस हो रही है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब इसमें आता है सेलों का संयोजन। अगला टॉपिक क्या आएगा, सेलों का संयोजन आता है। तो सेलों के संयोजन के लिए इसको कल करवाएं या फिर अभी करवाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेलों का संयोजन करवाएंगे, और लास्ट इसमें 2 वीडियो और आएंगी, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।